हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आपके सामने दोबारा से उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? बताएं जरा। आप सारे लोगों को शेखर सर की ओर से बहुत स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग। आई मीन उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। शुरू करते हैं जरा। चलो, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल उपजाते थे? बताएं जरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल उपजाते थे? क्या बात है अनिल जी, रवि की फसल। रवि रवि रवि। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए इन प्रश्नों से हट करके, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रवि की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, बताएं जरा दो चार के नाम। चल रहा है सुधीर जी, वीडियो चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। बताएं रवि की फसल में दो चार फसलों के नाम बताएं जरा। रवि की फसल, ठीक है, दो चार का नाम बताएं एक ही बार में। चना, ठीक है प्रीतम जी। गेहूं, जौ, चना, ठीक है, मटर सरसों वगैरह, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, किन लोगों ने सैंधव लोगों के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया था या सिंडन कहा था? किस देश के लोगों ने सैंधव सभ्यता के लोगों के लिए सिंडन कहा है? यूनानी। क्योंकि ये लोग प्रथम कपास उत्पादक थे, इस वजह से प्रथम कपास उत्पादक होने के कारण यूनानियों ने इन्हें सिंडन कहा हुआ था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का साधन क्या था? हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का साधन क्या था? सिंचाई, ठीक है विजय जी, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक है। मनीष जी बिल्कुल ठीक है। बाढ़ के पानी का लोग प्रयोग करते थे और बांध बना करके, जगह जगह बांध बना करके उन पानी को रोक लिया करते थे, और जैसे जिधर जरूरत होती थी उधर सिंचाई कार्य में उनका प्रयोग हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का सबसे लोकप्रिय पशु कौन सा था? सैंधव सभ्यता का सबसे लोकप्रिय पशु? वृषभ। राम भारद्वाज जी बिल्कुल ठीक है भाई, वृषभ। वृषभ का मतलब सांड, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ये लोग सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? सैंधव सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया करते थे? बिल्कुल तांबा, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखेंगे, कांसा लिख दिया किसी ने, मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई लिखेगा जरूर। कितनी बार बताया, कांसा पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होता था तांबा। बिल्कुल याद कर ले इस बात को। और लोहा तो मिला ही नहीं था, कल मैंने बता दिया था लोहा कब मिला है। अगला प्रश्न, बाट बटखरे किस पत्थर तथा आकार के सर्वाधिक पाए गए हैं? सैंधव सभ्यता में लगभग प्रत्येक स्थल से बाट बटखरे या मापतोल के साधन पाए गए हैं। सर्वाधिक किस पत्थर के और किस आकार के? घनाकार, बिल्कुल ठीक है, चट पत्थर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है ये। अगला प्रश्न, पशुपति शिव की पहचान किस विद्वान ने किया हुआ था? किस विद्वान ने योगी वाली जो मोहर मिली है तो उसका संबंध पशुपति शिव से लगाया था? बताएं। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का मतलब JAN, जॉन नहीं भाई, JOHN प्रीतम जी, JOHN, जॉन मार्शल। बिल्कुल ठीक है राहुल जी। अंजू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वाति, जितेंद्र ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लास्ट प्रश्न आज का, क्या सैंधव लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे? हां या ना? पुनर्जन्म, सौरभ बिल्कुल ठीक, हाँ 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 हाँ, चलो बहुत बढ़िया। कैसे जानकारी मिली, कैसे अनुमान लगाया विद्वानों ने कि ये लोग पुनर्जन्म या लोक परलोकवाद के सिद्धांत में यकीन करते थे? उनके जो कब्र होती थी, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती थी, डाल देते थे, जहां भी जाएंगे वो प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, शुरू करते हैं। आज इंडस वैली
कंप्लीट करेंगे। उसमें जो कुछ छूट गया था वो देख लेते हैं जरा। अर्थव्यवस्था टॉपिक हमारा चल रहा था, अर्थव्यवस्था देखेंगे और पतन देखेंगे इसका। अर्थव्यवस्था, आपको मैंने कहा हुआ था कि आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा दिया गया है और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 8-10 जो सबसे प्रमुख स्थल हैं उनसे संबंधित वहां पे बातें आपको पहले ही लिख करके भेजी जा चुकी हैं, तो आप वहां से वो सारी चीजों को याद कर लीजिए। हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, हड़प्पा की खोज किसने किया है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो से संबंधित क्या क्या प्रमुख वस्तुएं मिली हुई हैं। हाँ, कुछ बात है क्या? सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको वहां पे। चलो अच्छा, मैं आज अब बताता हूं। कलश अवधान सुरकोतड़ा से, चलो आज मैं आपको सारी बातें ही बताता हूं। हालांकि आपके पास अब इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैं एक एक चीज आपको वो बताता जाऊं, आप नोट करते रहें, उसमें टाइम लगता है। आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है, आपको थोड़ा सा अपना काम भी करना चाहिए। मैंने बता दिया है, वहां से सीधे सीधे याद कर लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। और एक बात और, कल मैंने देखा चैट में सुई कहां से मिला हुआ है, तराजू कहां से मिला हो, ये कहां से मिला है, वो कहां से, हजारों चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी भी, मैं कह रहा हूं कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस तरह की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और ऐसे अब हजारों चीज मैं आपको बता दूंगा तो आप याद करते रह जाएंगे और पूरे इतिहास में आपका हड़प्पा सभ्यता भी नहीं तैयार हो पाएगा। ठीक है राघव जी रंगपुर से, तो थोड़ा सा ना मेरा साथ दीजिए और मेरे तरीके को फॉलो करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे पास अनुभव है इस चीज का और मैं टीचर हूं इस वजह से नहीं, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि सारा प्रश्न मिलेगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं। नहीं तो आप सैंधव सभ्यता में ही महीने भर उलझ जाएंगे और प्रश्न जो आप 1000 पूछेंगे पढ़ेंगे कि कहां कहां से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो वो महीने भर टाइम देंगे और उम्मीद रहेगा कि वहां से वो प्रश्न आएगा ही नहीं, कुछ और भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखना है। शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था में। देखो अर्थव्यवस्था में हमने आपको कल कृषि वाला मुद्दा एक बता दिया था। कृषि के अलावा यहां पे जो पशु, इनका सबसे प्रिय पशु था वो बताया हुआ था, सिंचाई की बात बताई हुई थी। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताया हुआ था। पशु में सबसे महत्वपूर्ण पशु इनका था वृषभ। ध्यान रखें कि बहुत सारे पशु इनके साथ रहने वाले उपयोगी वहां पे थे, लेकिन घोड़ा इनके क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता था। सैंधव सभ्यता का जो एरिया था वहां से घोड़ा स्वभावतः नहीं पाया जाता था, लेकिन घोड़े के संदर्भ में भी कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। अब ऐसा कैसे हुआ होगा जब मूल रूप से घोड़े का क्षेत्र है ही नहीं कि घोड़ा वहां पे पैदा हुआ होता होगा, तो निश्चित रूप से कुछ लोग इन क्षेत्रों में व्यापारिक कार्यों की वजह से आते आते रहे होंगे और उनके क्षेत्र में, अरे नहीं प्रगति जी प्लीज, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो आपका बड़ा भाई हूं, बिल्कुल तनिक परेशान हो। हाँ चलो अभी मैं पढ़ा लेता हूं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है, मैं देख लूंगा फिर, ठीक है। तनिक भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंसियर पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, और मुझे मतलब गुस्सा आने की कोई बात ही नहीं है। आपको फायदा होना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ समझाने का यही उद्देश्य होता है कि आप लोग इधर उधर डाइवर्ट ना हो, जो मेन चीज है उस पर फोकस रहना चाहिए आपकी पढ़ाई, न कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने का ही प्रयास कर सकता हूं कि आप लोग सही दिशा में, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट ना हो बस। तो ध्यान रखेंगे घोड़े को लेकर के कि सुरकोतड़ा एक जो जगह है, तो सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है, जबकि एक स्थान है राणा घुंडई। राणा घुंडई से घोड़े का दांत का साक्ष्य मिला हुआ है। स्वभावतः इन क्षेत्रों में घोड़ा नहीं पाया जाता था, लेकिन
जो भी व्यापारी इधर उधर आया जाया करते थे एक दूसरे देशों से, अभी हम व्यापार देखेंगे, तो उनके साथ 1 2 4 10 घोड़े कभी आए रहे होंगे इस क्षेत्र में सैंधव सभ्यता के, और उन्हीं के कुछ अवशेष 1 2 3 जगहों पे देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ यही बताया, एक एग्जाम्पल यही समझ लें जरा। अब सुरकोतवा से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य और राणा गुंडई से घोड़े के दांत का साक्ष्य। अब ऐसा थोड़ी कि बस यही 2 जगह है जहां से घोड़े से संबंधित 2 ही बातें देखने को मिल रही है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। घोड़े से संबंधित और भी तथ्य हैं, और भी जगहों से कुछ ना कुछ चीजें मिली हुई हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में सिर्फ ये आप 2 चीज याद करके जाएंगे तो काम बन जाएगा। और अब घोड़े के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 जगहों से कुछ ना कुछ घोड़े संबंधित चीजें मिली हुई हैं, लेकिन अब बहुत घोड़े के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, कछुआ के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, तराजू के चक्कर में नहीं पड़ना है, मोटी मोटी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के बाद हमने देख लिया था कल, माप तौल देख लिया था, लगभग सभी घरों से, सभी स्थलों से कुछ न कुछ माप तौल संबंधी बाट बटखरे मिले हुए हैं, वो मैंने आज प्रश्न आपसे पूछ लिया। धातु संबंधी मुद्दे भी हो गए थे, सबसे ज्यादा कांस्य की सभ्यता थी, लेकिन सबसे ज्यादा तांबा धातु का ये लोग प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो मुद्दा था, हम लोग यहां वाले मुद्दे पे बात करने वाले थे, बात लेकिन रुक गई थी, व्यापार वाणिज्य। ये हमारा अगला मुद्दा है, शुरू करते हैं यहीं से। व्यापार, सैंधव व्यापार। ध्यान रखें कि सैंधव सभ्यता का व्यापार 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक और बाह्य, बाह्य का मतलब हो गया विदेशी, आंतरिक और विदेशी। आंतरिक जो व्यापार इनका होता था, मान लो तकरीबन 1500 स्थल हैं, आपस में इनके आंतरिक व्यापार होते थे। बाह्य व्यापार की बात करते हैं, दिमाग में बिल्कुल डाल ले, आसानी से घर कर जाएगा। विदेशी व्यापार में अगर बात किया जाए, पहले तो एक प्रश्न यह बनता है कि ये जो विदेशी व्यापार होता था, उसमें क्या दैनिक जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जिनका हम रोज उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं का व्यापार होता था या कुछ और व्यापार होता था? तो ध्यान रखें कि महंगी और विलासी वस्तुओं का, विलासी या इस क्षेत्र में जो कुछ वस्तुएं नहीं मिलती थीं, अर्थात अज्ञात वस्तु जो सैंधव क्षेत्रों में नहीं मिलती थीं, सर्वसुलभ नहीं थीं, उन वस्तुओं का विदेश व्यापार में योगदान होता था। महंगी, विलासी या अज्ञात वस्तुओं का ही व्यापार होता था। एक बात, रोज जो प्रयोग की जाती थी वस्तुएं, उनका व्यापार नहीं होता था। दूसरी बात, अब जो विदेश व्यापार था, तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो व्यापार संतुलन सैंधव सभ्यता के पक्ष में था, सैंधव सभ्यता के पक्ष में। अब व्यापार संतुलन का मतलब क्या है? इकोनॉमी की बात है, थोड़ा सा समझ लेंगे। मान लो हम भारत और चाइना के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, हमने यहां से 100 रुपए की वस्तु वहां भेजी, वहां से इंपोर्ट हमारे यहां हुआ 80 रुपए का, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 रुपए का। भेज कौन रहा है ज्यादा? हम 100 रुपए का भेज रहे हैं तो 100 रुपए हमारे पास आ रहा है। हम वस्तु भेजे, 100 रुपए तो अपने पास आया, उन्होंने 80 रुपए की वस्तु भेजी, 80 रुपया हमने उनको दिया। फायदा 20 रुपए का किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में हो गया? हमारे पक्ष में हो गया। वैसे ही विदेश के साथ जो भी व्यापार होते थे, किन किन देशों के साथ मैं अभी बता रहा हूं, तो व्यापार संतुलन सदैव हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के पक्ष में ही हुआ करता था। तीसरी बात, अब ये जो विदेश व्यापार होता था, उसमें साधन क्या था? परिवहन का साधन नाव, अर्थात जल मार्ग से ही व्यापार होता था, जल मार्ग से। आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे अगर आंतरिक व्यापार हो रहा है तो यहां पे साधन क्या था? तो यहां पे साधन था बैलगाड़ी। कौन सी? बैलगाड़ी। और खींचता कौन था? वृषभ। मतलब बैलगाड़ी ना कह करके इसको वृषभ गाड़ी कहा जा सकता है सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये वाला मुद्दा महत्वपूर्ण है। चौथी बात इसमें, किन किन देशों के साथ व्यापार होता था? तो देश कौन कौन से थे? इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सबसे पहला नाम यही आएगा। इसके अलावा किन किन देशों के साथ? फारस। फारस का मतलब ईरान, फिर सीरिया, मिस्र, फिर अफगानिस्तान, फिर ओमान, बहरीन। इन देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था या व्यापार होता था। प्रश्न अब इनको लेकर के नहीं बनेगा। प्रश्न किस प्रकार का बनेगा? यहां पे प्रश्न बनेगा सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता था? तो सर्वाधिक व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। आपके पेपर की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आपको इतना अनुभव कैसे है कि हमारे पेपर में क्या पूछा जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दे पाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अब ये कुछ ऐसी बातें हो जा रही हैं प्रश्न चिन्ह लगाने वाली, जिसका उत्तर न देना ही उचित होगा। लेकिन ये सारी चीजें अनुभव के साथ आती हैं। कैसे आती हैं? अनुभव के साथ आती हैं। फिर अब आपके दिमाग में यहां यह भी प्रश्न हो सकता है, सबसे ज्यादा तो आप बता रहे हैं, सबसे कम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सबसे कम लॉजिकल बनता ही नहीं है कि किसके साथ व्यापार सबसे कम होता था। यह शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वर्षों के बाद ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल यहां पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था उनका मेसोपोटामिया के साथ ही होता था। इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यापार से जुड़ी हुई कुछ मोहरें एक दूसरे के यहां प्राप्त हुई हैं। अब आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं थी व्यापार होने के लिए। मैं जो भी मुद्दे बनते हैं मैं वो सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। रंजिता जी परेशान न होइए, ठीक है, थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे लेट हो जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, व्यापार पे आ रहे हैं। अगली बात, अब यहां पे देखेंगे एक मुद्दा कि ये जो सर्वाधिक व्यापार हमारे हड़प्पा वासियों का होता था मेसोपोटामिया के साथ, सर्वाधिक व्यापार जो होता था, अब कुछ अलग से तथ्य बन रहे हैं यहां पे कि मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है हड़प्पा वालों के लिए। एक शब्द का प्रयोग हुआ है मेलुहा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने किया हुआ है? मेसोपोटामिया के स्रोतों में मेलुहा किसको कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए। मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोतों में, अब वो भी साहित्यिक स्रोत भी मुझे पता है, सरगोन से संबंधित अकार का एक शासक था, वो भी मुझे पता है, लेकिन आपके मतलब का वो नहीं है। मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोतों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और कि ये जो व्यापार होता था, तो व्यापार में यहां की कुछ मोहरें बाहर से प्राप्त हुई हैं खुदाई में, और बाहर की मोहरें कुछ यहां पे प्राप्त हुई हैं। तो जैसे मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, इन देशों से
मोहनजोदड़ो की मोहर प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, इन देशों की मोहर कहां से प्राप्त हुई है? तो इन देशों की जो मोहर है मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुई है। एक बात। दूसरी बात, मेसोपोटामिया में मोहनजोदड़ो आपको मैंने बताया था मोहर क्या होता है, आपको पहले ही बताया था। किस धातु या पत्थर के बने होते थे सर्वाधिक, वो बताया था। किस आकार प्रकार के होते हैं, वो बताया था। ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन जैसे देशों की मोहर कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक और, इसको रोकते हैं, एक और लोथल से एक देश का, फारस का मोहर प्राप्त हुआ है। एक बात, मोहनजोदड़ो से संबंधित मोहर कहां से प्राप्त हुई हैं? मेसोपोटामिया देश से प्राप्त हुई हैं। ये कुछ मोहरों से संबंधित बातें थी। व्यापार इनके होते थे, यहां की वस्तुएं वहां पे, वहां की वस्तुएं यहां पे। कौन कौन सी वस्तुएं? वो विलासी या महंगी या अज्ञात, जो इन क्षेत्रों में नहीं होती थी। पर्टिकुलर किसी अब वस्तु पे नहीं जाना है। दूसरी बात, ये एक दूसरे के यहां जो मोहर मिले हुए हैं, अब यहां पे एक बात ध्यान में रखना है। ये जो मोहर होते थे, अब मोहरों का मुद्दा बनता है, प्रयोग किस लिए होता था? मोहरों का प्रयोग किस लिए होता था? तो मोहर का प्रयोग कुछ खास मुद्दों को लेकर के किया जाता था, जैसे अपनी वस्तु की पहचान के लिए, सीधे सीधे आप मोटे तौर पे फिलहाल यही समझ लें, अपनी वस्तु की पहचान के लिए ये लोग मोहर का प्रयोग किया करते थे। हालांकि कुछ किताबों में मोहर को मुद्रा के संदर्भ में भी प्रयोग किया हुआ है, मुद्रा के संदर्भ में भी शो किया हुआ है कि मोहर कई बार मुद्रा के संदर्भ में। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद करें कि मोहर का जो प्रयोग किया जाता था, जो मोहर लगाया जाता था, सील मोहर, तो वो अपनी वस्तु की पहचान के लिए ही सैंधव सभ्यता के लोग लगाया करते थे, वस्तु की पहचान के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार संतुलन, सैंधव सभ्यता के पक्ष में सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के साथ, किस प्रकार की वस्तुएं? महंगी विलासी वस्तुएं। और कुछ मोहरों का आदान प्रदान हुआ है किन देशों के साथ? बहरीन, ओमान, मेसोपोटामिया, सैंधव सभ्यता की मोहरें, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, लोथल से फारस देश की मोहर। ये कुछ प्रमुख बुंदे बनते हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मुद्दा जो और से जुड़ जाता है, वो आयात निर्यात में कुछ प्रमुख पत्थर देखने को मिलते हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आयात निर्यात। एक मुद्दा कि ये लोग तांबा, हड़प्पा सभ्यता में तांबे की आपूर्ति किन क्षेत्रों से होती थी? हड़प्पा सभ्यता में तांबे की आपूर्ति किन क्षेत्रों से होती थी? तो तांबा कहां से आता था? वर्तमान में भी यहीं से आता है, खेतड़ी से। खेतड़ी कहां पे है? राजस्थान। तांबा की आपूर्ति कहां से होती थी सैंधव सभ्यता में? तो तांबा की आपूर्ति खेतड़ी से होती थी। खेतड़ी कहां पे है? राजस्थान में। दूसरा, ये लोग चांदी से भी परिचित थे, और चांदी की आपूर्ति कहां से होती थी? चांदी की आपूर्ति होती थी ज्वार क्षेत्र से, और आज भी चांदी की आपूर्ति ज्वार क्षेत्र से ही होती है। ये कहां पे है लोकेशन इसका? राजस्थान में। तीसरा, जो विभिन्न प्रकार के चर्ट पत्थर हो गए, सेलखड़ी पत्थर वगैरह वगैरह, जो भी पत्थर थे, कालेनियर वगैरह, तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों की आपूर्ति कहां से होती थी? तो विभिन्न प्रकार के पत्थर की आपूर्ति ये भी राजस्थान से होती थी।
इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पत्थरों की आपूर्ति के लिए ईरान एंड अफगानिस्तान की भी सेवाएं ली जाती थी। अगली बात, टिन जो कि एक महत्वपूर्ण आयात निर्यात की वस्तु थी, हालांकि बहुत कम ही आयात हो पाता था, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान रखता था कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाने के लिए हड़प्पा सभ्यता को। तो टिन की आपूर्ति जो होती थी वो कहां से होती थी, ये कहां से मंगाया जाता था, ये मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। अगली बात, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण में सुदूर दक्षिण तक पहुंच जाते थे, कर्नाटक तक, और किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग कोलार की खान से, अर्थात इन लोगों को सोने की आपूर्ति कहां से होती थी, तो इन लोगों को सोने की आपूर्ति कोलार, कहां से भाई, कोलार क्षेत्र से। कोलार कहां पे है, कर्नाटक क्षेत्र में। तो इतने दूर तक ये लोग पहुंच जाया करते थे और सोना इनको कर्नाटक कोलार क्षेत्र से आपूर्ति हो पाती थी। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ आयात निर्यात से संबंधित प्रमुख वस्तुएं थीं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो अंतिम मुद्दा है इसमें, पतन का काल। पतन के काल में ये जो समय है ये 1900 से शुरू होता है और 1750 ईसा पूर्व तक ये जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, इतिहासकारों के बीच एक राय या एक मत या एक विचार नहीं है। अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग विद्वानों की जिन जिन क्षेत्रों में वो लोग अपने अपने रिसर्च किए हैं, कुछ रिसर्च के जो अनुमान निकले, जो निष्कर्ष निकले, वो अलग अलग टाइप के निकले हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात को लेकर के कोई एक मत या एक राय नहीं बनती है। विद्वानों के बीच एक मत नहीं है, विवाद का यह विषय बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, विवाद का विषय है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के निष्कर्ष अलग अलग प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वान किसी क्षेत्र में जाते हैं, वहां अपना रिसर्च किए, कुछ अलग क्षेत्र में जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में पतन के अलग अलग कारण दिखाई पड़े। तो किसी ने कहा हड़प्पा सभ्यता का पतन इस वजह से हुआ, किसी ने कहा इस वजह से, किसी ने कहा इस वजह से, किसी ने कहा इस वजह से। ऐसे करते करते हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित 10 सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं। मैं कुछ सिद्धांतों को नोट कर रहा हूं और आप उन्हें सीधे सीधे नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो अंतिम लाइन में बोलूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में किस एक विद्वान ने आर्यों की भूमिका मानी है, या हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्य जिम्मेदार थे, किसने कहा हुआ है, एक सबसे बड़ा पतन को लेकर के मुद्दा बनता है। फिलहाल मैं 8-10 जो भी प्रमुख मुद्दे हैं और किन व्यक्तियों ने उन मुद्दों को दिया हुआ है, उन विचारों को सामने रखा हुआ है, वो देख लेते हैं जरा। पतन का काल 1900 से 1750 ईसा पूर्व का है और इस संदर्भ में यह बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कोई एक कारण से नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो आपको पता है एक बड़े से क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था वो था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,000, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, बहुत बड़ा एरिया है। और कोई भूकंप भी आए, कोई ज्वालामुखी भी फूटे तो इतने बड़े क्षेत्र को एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये तो पक्का है। तो निश्चित रूप से कोई एक कारण इसका महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि कई अलग अलग क्षेत्रों में कई अलग अलग कारण पतन में भूमिका निभाए हुए थे। अब ये कौन कौन से प्रमुख कारण थे वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले कुछ लोगों ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ आने की प्रमुख भूमिका थी। हड़प्पा सभ्यता की पतन में, हाँ बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ आने की प्रमुख भूमिका थी। एक बात, कुछ ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो
स्थल थे अधिकांश किसी न किसी नदी के इर्द गिर्द ही थे। क्यों? क्योंकि उनको कृषि कार्य करना था और कृषि कार्य के लिए सिंचाई चाहिए थी, बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे। अब नदी मार्ग में ही परिवर्तन हो गया, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कोसी नदी को, बिहार में कोसी नदी को देखते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर तक वो अपना मार्ग बदल लेती है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने यह कंक्लूजन दिया कि नदी मार्ग में परिवर्तन होने से इस सभ्यता का अंत हुआ। और अंत का मतलब क्या है? अंत का मतलब यह है कि लोग अपने मूल क्षेत्रों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं निर्वासित हो जाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, कहीं और जाकर के बस जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब यही है। हड़प्पा सभ्यता का अंत शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कहा जाता है, कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अंत और पतन में अंतर होता है। अंत का मतलब पूरी तरह से खत्म, पतन का मतलब कुछ खास चीजें खत्म हो गई और कुछ खास चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं, कुछ दूसरे रूप में। अब अगर धर्म की बात किया जाए तो आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में नहाने का विशेष महत्व है। शिव की पूजा आज भी होती है, पशुपति शिव की पूजा आज भी होती है, ताबीज का आज भी प्रयोग होता है, पशु पक्षी की पूजा आज भी हिंदू धर्म में किया जाता है, मातृदेवी की पूजा आज भी होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बंटवारा था वो उस समय काल में भी योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक इस रूप में देखने को मिलता। कहने का मतलब यह है विदेश व्यापार उस समय भी लोग करते थे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मापतोल का प्रयोग उस समय भी करते थे, धातु का उपयोग उस समय भी करते थे, आज भी देखने को मिलता। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ, हड़प्पा सभ्यता की कुछ खास चीजों में गिरावट आई, पतन हुआ, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आगे बढ़ते हैं, पतन के कुछ सिद्धांत रहे हैं वो देखते हैं जरा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक प्रमुख सिद्धांत है बाढ़ से पतन। बाढ़ से पतन, बाढ़ से पतन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, किस व्यक्ति ने अपना रिसर्च करके बताया था, वो है मार्शल साहब। मार्शल साहब ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक बड़े से क्षेत्र का पतन किस वजह से हुआ था? बाढ़ से पतन हुआ था। इसमें 2-3 व्यक्ति और भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ही ये कहा हुआ था, ऐसा नहीं, 2-3 व्यक्ति और भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं व्यक्ति वो है मार्शल साहब। इसके अलावा जो दूसरा है वो है नदी मार्ग में परिवर्तन। नदी मार्ग में परिवर्तन, ये जो व्यक्ति बोले हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एम.एस. वत्स और एक है जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स, ये महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति हैं। एम.एस. वत्स ने बताया कि नदी मार्ग में परिवर्तन होने से अब नदियां कुछ दूर छिटक जाती हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं। इस वजह से जो भी पहले उन क्षेत्रों में रहते थे, सिंचाई की समस्या आ गई, उनके कृषि भूमियों के लिए समय के साथ उनको वो जगह छोड़ करके कहीं और जाकर के बसना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है वो है विवर्तनी विक्षोभ। विवर्तनिक विक्षोभ, विवर्तनिक विक्षोभ का मतलब क्या है? पृथ्वी के अंदर से कुछ हलचल हो जाना, भूकंप आदि। विवर्तनिक विक्षोभ का मतलब क्या है? पृथ्वी के अंदर आंतरिक चट्टानों में हलचल हो जाना, भूकंप आदि से इसका तात्पर्य लगाया गया है। और इसका जो कहने वाले विद्वान है उनका नाम है R.L. राइक्स। R.L. राइक्स ने यह सिद्धांत दिया हुआ था प्रमुखता से, R.L. राइक्स। आगे बढ़ते हैं। चौथा, वर्धित शुष्कता। कुछ विद्वानों ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में समय के साथ वर्धित का मतलब होता है बढ़ना, वर्धित का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ना। शुष्कता का मतलब होता है सूखा, ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाना, बढ़ा हुआ सूखा होना, सूखा पड़ जाना। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अनेकों स्थल में सूखा पड़ गया था,
कई वर्षों तक बारिश की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गई थी और इसी वजह से यहां पे पतन की स्थिति बढ़ती है। और इस सिद्धांत को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल साहब ने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल बढ़े हुए सूखे की वजह से पतन कर गए थे। अगला मुद्दा बनता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, कुछ एक इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो सभ्यता के पतन में जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखते हैं। जैसे एक नाम आता है अमलानंदन घोष, अमलानंदन घोष, और एक नाम आता है फेयर सर्विस का, फेयर सर्विस। ये विद्वान के नाम है, फेयर सर्विस। अमलानंदन घोष और फेयर सर्विस, इन जैसे विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी भूमिका के रूप में दिखाया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के पतन में। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुद्दा है वो है महामारी का, महामारी और महामारी से संबंधित जो बात बताई हुई है वो एक विद्वान है अमेरिका के UR केनेडी। केनेडी साहब ने अपने रिसर्च में बताया कि हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों में जब ये पतन हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था, उस दौरान हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों में कुछ बीमारी फैल गई थी, महामारी फैल गई थी। और यही कारण था कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग जो शेष बचे रहते हैं वो अन्यत्र कहीं और जाकर के आबाद हो जाते हैं, अपनी बस्ती बना लेते हैं। इसके साथ एक और मुद्दा बनता है प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता का, शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब क्या है? प्रशासनिक शिथिलता का मतलब यह है सीधे सीधे कि इस बात को आप ऐसे समझ लें जैसे नोटबंदी। नोटबंदी, नरेंद्र मोदी साहब ने नोटबंदी का फैसला लिया। नोटबंदी का जो फैसला लिया वो आपने देखा होगा कि अब लोग बैंकों के बाहर, बफरिंग हो रही है ज्यादा क्या? मुझे लग रहा है शायद ठीक होगा अभी। चलो, नोटबंदी का ये जो फैसला हुआ, आपने देखा होगा कि लोग लाइन के बैंकों के बाहर लाइन लगाना शुरू कर दिए और 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये स्थिति बड़ी प्रतिकूल सी दिखाई पड़ रही थी। प्रशासन बिल्कुल पंगु हुआ था, इतनी भीड़ लगी थी, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, बहुत सारे लोग मृत भी हुए। लेकिन किसी भी प्रकार से मोदी सरकार ने तो यहां पे उस चीज को रफा दफा कर दिया, संतुलित हो गया, काम निपट गया। लेकिन इसी चीज से प्रेरणा लेते हुए अर्जेंटीना में भी निकोलस मादुरो जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी नोटबंदी का फैसला लिया। अराजकता इतनी ज्यादा फैल गई कि उस चीज को वो संभाल नहीं पाए और एक महीने के बाद ही अपना फैसला उनको वापस लेना पड़ गया, अपना फैसला उनको वापस लेना पड़ गया। और इसी चीज को कहा जाता है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासन ढीला पड़ गया और प्रशासन चुस्त दुरुस्त था, तभी सारी की सारी चीजें एक रूपता के आधार पे चल रही थी, सिस्टम से चल रही थी। प्रशासन ढीला पड़ा, अराजकता की स्थिति फैल गई और सभ्यता का पतन हुआ। तो प्रशासनिक शिथिलता के संदर्भ में जो व्यक्ति साहब है जॉन मार्शल साहब, जॉन मार्शल ने कहा कि समय के साथ प्रशासन तंत्र ढीला पड़ गया था हड़प्पा सभ्यता में और इस सभ्यता का प्रशासन तंत्र के ढीला पड़ जाने की वजह से पतन हो गया था। एक लास्ट मुद्दा यहां पे जुड़ता है पारिस्थितिकी असंतुलन को लेकर के। एक जलवायु परिवर्तन था और इसी से जुड़ता हुआ एक है पारिस्थितिकी असंतुलन। जिस प्रकार आपने जलवायु परिवर्तन में देखा अमलानंदन घोष और फेयर सर्विस, तो यहां पे सीधे सीधे पारिस्थितिकी असंतुलन में एक विद्वान जो जुड़ जाता है वो साहब है फेयर सर्विस। कौन है भाई? फेयर सर्विस। सीधे सीधे जुड़ जाते हैं यहां पे। फेयर सर्विस साहब ने बताया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से जो
एक पर्यावरण में संतुलन होता है जो इंसान को जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। आज भी वो समस्या CO2 या फिर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम देख रहे हैं, पर्यावरण में असंतुलन होना। कुछ इसी प्रकार की बात उन्होंने उस समय के लिए कहा हुआ था फेयर सर्विस ने कि पर्यावरण या पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न हो गया और वो क्षेत्र अब रहने के लायक नहीं रह गया। इसी वजह से जैसे जैसे असंतुलन बढ़ता गया, लोग जगह छोड़ करके अन्यत्र बसते चले गए और वो पूरा का पूरा एरिया, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एरिया समय के साथ वीरान होता चला गया और सभ्यता का पतन हो गया। ये सारी बातें मैंने बताई, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण उतना अभी नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो अब बताने जा रहा हूं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है पतन को लेकर के। एक नाम आता है व्हीलर का, RS व्हीलर। व्हीलर साहब ने और इनके साथ साथ एक नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड का, गॉर्डन चाइल्ड। व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड साहब ने सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिद्धांत, जबकि व्हीलर साहब ने सबसे ज्यादा प्रमुखता से यह सिद्धांत रखा हड़प्पा सभ्यता के पतन में। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा कि पतन में अर्थात हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, पतन में भूमिका आर्यों की थी। किसकी थी? आर्यों की थी। किसने कहा? सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड ने इस बात को उठाया और प्रमुखता से रखा व्हीलर ने। ऊपर लिखते हैं अलग से, पतन में आर्यों की भूमिका, आर्यों की भूमिका अर्थात इसको कर लें आर्य आक्रमण की भूमिका। आर्य आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ, किसकी वजह से? आर्यों ने आक्रमण किया। आर्यों ने आक्रमण किया हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्र पर। और इस बात को कहने वाले जो लोग हैं, एक नाम है गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने सबसे पहली बार, जबकि सर्वाधिक बार व्हीलर साहब ने इस बात को उठाया। पेपर में आपके ये वाला पूछा जाएगा प्रश्न, किसने कहा हुआ है? व्हीलर। आप यही उत्तर लगाएंगे, व्हीलर ही आएगा पेपर में आपके। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने साक्ष्य दिया ऋग्वेद का। इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया यह मानने के लिए कि सैंधव सभ्यता के पतन में जो भूमिका है वो है निश्चित रूप से आर्यों के आक्रमण की। कैसे भाई, क्या इनको मिल गया? ऋग्वेद में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर। किसको कहा गया है? इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब क्या होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे वो ये गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र या निचला शहर, ये जो दुर्ग क्षेत्र था चारों ओर से घिरा हुआ, जो भी संपन्न लोग रहते थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, दुर्ग क्षेत्र में रहते थे। और दुर्गों को तोड़ने वाला किसको कहा गया है? इंद्र को पुरंदर शब्द से। कहां पे यह साक्ष्य मिला है? ऋग्वेद में। एक बात। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया इन्होंने, क्या साक्ष्य बताया? व्हीलर साहब की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा एक स्थल है, उस स्थल से मिलता जुलता एक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। तो ऋग्वेद में एक दूसरे शब्द का प्रयोग मिला हुआ है, हरियूपिया। हरियूपिया जो ऋग्वेद में एक शब्द मिला हुआ है वो किससे मिलता जुलता है? हड़प्पा से मिलता जुलता शब्द है। मिलता जुलता शब्द है। दो साक्ष्य बताए इन्होंने
व्हीलर साहब ने किस कारण से कि व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के अंत या पतन में आर्यों के आक्रमण की भूमिका है। साक्ष्य कहां से दिया? ऋग्वेद से दिया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, दुर्गों का नाश करने वाला। और हड़प्पा सभ्यता के लोग दुर्गीकृत किए हुए क्षेत्र में रहते थे, किलेबंद क्षेत्र में रहते थे। एक बात। दूसरा, ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि हड़प्पा से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। ये दो साक्ष्य बताए उन्होंने, लेकिन इनके ये जो साक्ष्य हैं सिरे से खारिज, सिरे से विद्वानों ने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, इतिहासकारों ने खारिज हो गया। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रश्न यही वाला पूछा जाता है कि किसने कहा हुआ है आर्यों के आक्रमण की प्रमुख भूमिका थी हड़प्पा सभ्यता के पतन में। खारिज हो गया इनका सिद्धांत, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा हुआ है पतन से संबंधित। खारिज क्यों कर दिया? खारिज इस वजह से कर दिया, खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया? उसका कारण क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब तक हो जाता है? 1750 ईसा पूर्व तक। पुरातात्विक स्रोत, कार्बन 14 डेटिंग, ये सारे जो भी रिसर्च हुए हैं वो हमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत 1750 ईसा पूर्व तक हो ही चुका था। 1750 के बाद अब कोई अस्तित्व तो नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, आर्यों का आगमन कब हुआ भारत में? आर्यों का आगमन, तो आर्यों का जो आगमन हुआ वो किसी भी कीमत पे, जो साहित्यिक स्रोत बनते हैं, जो साहित्यिक स्रोत मिले हुए हैं, वो किसी भी कीमत पे भारत में आर्यों के प्रवेश को 1500 ईसा पूर्व से पहले का नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। यहां पे साहित्यिक स्रोत क्या बता रहे हैं कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ वो किसी भी कीमत पे 1500 ईसा पूर्व से पहले का नहीं माना जा सकता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ वो 1750 ईसा पूर्व तक हो चुका था। अर्थात इन दोनों के बीच में लगभग 200 वर्षों का एक अंतराल है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुलाकात कभी आर्यों से हुई नहीं, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो सही है कि गलत नहीं पता, लेकिन किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही उत्तर अपने लगाने हैं। मतलब ये कि आर्य जब आते हैं भारत में तब तक हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान मिट चुका था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुलाकात हुई ही नहीं। जब मुलाकात आर्यों से हुई नहीं तो फिर कैसे जिम्मेदार आर्यों के आक्रमण को माना जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल से नरसंहार का या अटैक होने का, आक्रमण होने का कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से आर्यों के आक्रमण को प्रमुख रूप से तवज्जो या प्रमुख भूमिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन में। लेकिन इसके बावजूद आपको याद रखना है कि व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को प्रमुख कारण बताया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के पतन में। सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा हुआ है। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी। कोई परेशानी होगी तो निश्चित रूप से आप बताइएगा मुझे। आज की क्लास यहां पे रोक देते हैं। कल से फिर हम लोग आर्य या फिर वैदिक संस्कृति पढ़ना शुरू करेंगे। कोई परेशानी होगी तो लिखना, मैं देख लूंगा। मिलते हैं, धन्यवाद।